हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं जिस कहानी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो बहुत ही प्यारी और एक इमोशनल लव स्टोरी पर बेस्ड है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना। तो कहानी की शुरुआत में हमें सेन नाम के लड़के को दिखाया जाता है। सेन कह रहा होता है, हेलो, मेरा नाम सेन है और मैं जिस गाँव में रहता हूँ वो सच में बहुत खूबसूरत है। ऑटम के सीजन में मेरा गांव एक फेरी टेल की दुनिया जैसा लगता है, मानो पूरी बादल की दुनिया नीचे आ गई हो। अब हमें यहाँ से सेन को दिखाया जाता है। सेन बहुत ही होनहार और एक अच्छा स्टूडेंट है। इतना ही नहीं बल्कि वो अपने क्लास का प्रेसिडेंट भी होता है। कहानी में हमें सेन के फादर के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है, पर हमें इतना जरूर क्लियर किया गया है कि सेन की मदर उसे बचपन में छोड़कर चली गई थी और सेन की ग्रैंड मदर ने ही उसे माँ बाप का प्यार देकर बड़ा किया। उसकी ग्रैंड मदर के लिए सेन ही उसकी पूरी दुनिया होती है। जिंदगी में वो सबसे ज्यादा प्यार अपने पोते से करती है। एक दिन सेन के क्लास में एक नई लड़की आती है जिसका नाम सू है। सू दरअसल सिटी से यहाँ आई होती है। आज उसका स्कूल में पहला दिन होता है। वो क्लास में खुद का इंट्रोडक्शन देकर अपने सीट पर बैठने चाहती है, जो कि सेन के पास ही होता है। दरअसल सो एक बहुत ही तेज लड़की होती है। उसे दूसरों के साथ घुलने मिलने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता। एक दिन न्यू नाम का एक लड़का अपने क्लास के बच्चों के साथ गैम्बलिंग कर रहा होता है, पर तभी वहाँ सो आ जाती है। वो उस पर गुस्सा करके उसे पैसे मांगने लगती है। इसी दौरान वहाँ सेन भी आ जाता है। क्योंकि न्यू के पास पैसे नहीं होते हैं, इसलिए सो सेन से पैसे मांगने लगती है। वो कहती है कि मेरी आंट ने मेरी सारी पॉकेट मनी छीन ली, इसलिए मेरे पास कोई पॉकेट मनी नहीं है। अब तुम्हें ही मुझे पैसे देने पड़ेंगे। सेन उसे कहता है कि उसके पास पैसे नहीं है, पर उसकी दादी की बनाई हुई ड्राइड पोटैटोज है। ये कहकर वो उसे अपने बैग से निकालकर पोटैटो देने लगता है। सो ये देखकर उस पर गुस्सा करती है। कुछ देर सोचने के बाद सो सेन से एक प्रॉमिस लेती है कि अगर तुम मुझे पैसे नहीं दे सकते तो पनिशमेंट के तौर पर तुम्हें हर रोज स्कूल के बाद अपनी साइकिल में मुझे राइड देकर मेरे घर तक ड्रॉप करना होगा। सेन भी उस बात को मान लेता है। इसी तरह अब सेन स्कूल के बाद रोज सो को उसके घर ड्रॉप करने जाता है। धीरे धीरे उन दोनों के बीच दूरियां कम होने लगती है। उस वक्त के साथ वो एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन सो सेन से पूछती है कि तुम पढ़ाई में इतनी मेहनत क्यों करते हो। सेन जवाब देता है कि मुझे बड़े होकर बहुत सारे पैसे कमाने हैं और इस गांव से दूर सिटी में सेटल होना मेरा सपना है। ये सुनकर सो कहती है कि क्या तुम मुझे भी अपने साथ ले जाओगे। सेन कहता है कि तुम्हारा क्या सपना है। सो इस बात का सीधा जवाब नहीं देती है। वो कहती है कि मेरे लिए मेरा वक्त बहुत कीमती है और वैसे भी मैं गांव में ज्यादा दिन तक नहीं रहूंगी। फिर सो कहती है कि सेन, क्या तुम मुझे उस पहाड़ की चोटी पर घुमाने ले चलोगे। सेन बताता है वो पहाड़ बहुत दूर है। ये कहकर वो उसे घर ड्रॉप करता है और इससे पहले कि सो जिद करे सेन वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सो सेन से मुंह फुला लेती है। आज वो बिना बताए खुद ही स्कूल से घर जाने लगती है। सेन समझ जाता है कि वो उससे गुस्सा है, इसीलिए वो कहता है कि सॉरी, ठीक है, मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊंगा, वैसे भी वो यहाँ पास ही है। इसके बाद दोनों साथ मिलकर उस पहाड़ की चोटी पर जाते हैं। चारों तरफ हरियाली थी और वहाँ की तेज हवा और नेचर की खुशबू उन्हें बहुत सुकून देती है। वहाँ से वो दोनों अपने पूरे टाउन को देख पा रहे थे, जो कि बहुत ही खूबसूरत होता है। सो कहती है कि मैं इस पल को अपने मरते दम तक नहीं भूलूंगी। उस रात दोनों एक साथ फायरफ्लाइज को पकड़ने लगते हैं ताकि उससे लालटेन बना सके, लेकिन तभी अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। दोनों जल्दी से साइकिल पर बैठकर पहाड़ से नीचे उतरने लगते हैं। बारिश के चलते रास्ते फिसलने लगते हैं और इसी दौरान सेन का बैलेंस बिगड़ जाता है। दोनों गिरते गिरते बचते हैं, लेकिन इस हादसे के बाद सेन को बहुत बुरा लगता है। वो उदास होकर खुद से कहता है कि मैं कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकता, मैं एक लूजर हूँ। अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो मैं कभी भी सिटी में सेटल नहीं हो पाऊंगा और अपने सपने को पूरा कभी नहीं कर पाऊंगा। सो उसे संभालते हुए कहती है कि ऐसा मत सोचो सेन, तुम बहुत ही टैलेंटेड हो, एक दिन तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा। ये कहकर सो की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वो सेन से एक बड़ी बात शेयर करती है।
वो कहती है कि सिन कल मैं वापस सिटी जा रही हूँ। साथ ही वो एक और सच बताती है। वो कहती है कि एक लाइलाज बीमारी है जिसके चलते उसकी जिंदगी कभी भी खत्म हो सकती है। अगले दिन बारिश में भीगने की वजह से सिन को तेज बुखार हो जाती है। उस रात बीमार होने के बावजूद सिन दोबारा माउंटेन जाता है। वहाँ वो फायरफ्लाई से एक सुंदर लालटेन बनाता है ताकि अगले दिन सो को गिफ्ट के रूप में दे सके। अगली सुबह जैसे ही उसकी आंख खुलती है वो अपनी पूरी ताकत जुटाकर साइकिल लेकर सो के घर पहुंच जाता है, लेकिन जब तक वो पहुंचता है सो जा चुकी थी। सो की आंटी सिन से कहती है कि सो ने तुम्हारा बहुत इंतजार किया। उसके जाते वक्त आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने मुझे कहा ये समर हॉलीडे उसकी लाइफ का सबसे बेस्ट हॉलीडे था। आंटी बताती है कि उसने कहा था कि वो कभी गांव दोबारा जरूर आएगी। ये सुनकर सिन का दिल भर जाता है। उसे सबसे ज्यादा दुख इस बात का होता है कि जाते वक्त उसने अपनी दोस्त का चेहरा तक नहीं देखा और उसे ये बिल्कुल भी पता नहीं होता कि क्या वो दोनों कभी दोबारा मिल भी पाएंगे। इसी तरह दिन बीतते हैं। एक शाम सिन बालकनी में बैठा हुआ था, वाटरमेलन खा रहा होता है। तभी वो अपनी दादी से पूछता है कि दादी उस पहाड़ों के बीच में क्या है, क्या आप कभी वहाँ गई हैं? दादी सिन के सवाल पर जवाब देते हुए कहती है उस पहाड़ के बीच में एक सी है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। सिन हैरान होकर पूछता है कि अगर इतना खूबसूरत था तो आप वापस क्यों आ गई? दादी बहुत ही गहरी और प्यारी बात कहती है। वो कहती है कि बेटा इंसान चाहे कितनी भी खूबसूरत जगह पर क्यों न चला जाए, आखिर में वो अपने घर ही लौटता है। घर ही एक ऐसी जगह होती है जहाँ उसे सबसे ज्यादा सुकून मिलता है। इसी के साथ बचपन की यादों से भरी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब वक्त बदलता है, आता है साल 2017 4 अप्रैल। हम देखते हैं कि सिन अब बदल चुका है। अपनी कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद वो अब शंघाई में एक इंश्योरेंस कंपनी में सेल्समैन की जॉब कर रहा है। वहीं हम उसके रूममेट जू से मिलते हैं। जू ना सिर्फ उसका रूममेट बल्कि सिन का सबसे अच्छा दोस्त भी था, लेकिन अब तक सिन को रियलाइज हो चुका था कि सिटी लाइफ उतनी भी आसान नहीं होती है जितना कि उसने बचपन में सोच रखा था। अब हर सुबह वो जल्दी उठकर भागते हुए ऑफिस के लिए निकलता है और दिन भर लोगों को इंश्योरेंस बेचने की कोशिश करता है। सिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात कह रहा होता है। वो कहता है दुनिया का सबसे बड़ा मिथ है कि जितनी मेहनत करोगे उतना ही फल मिलेगा, पर जैसे जैसे मेरी जिंदगी आगे बढ़ती गई मुझे समझ आया कि ये बात सच नहीं है कि हर मेहनत का फल मिले। ये जरूरी नहीं होता है। आज कंपनी के बॉस खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने सिर्फ 4 महीने में 312 पॉलिसी बेची थी। अपनी इस खुशी में वो डिसाइड करते हैं कि रात को सभी स्टाफ को वो डिनर पर लेकर जाएंगे, लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद भी सिन को अप्रिसिएशन नहीं मिलता। उसके बॉस उसे कहते हैं कि तुम अभी भी प्रोबेशन पीरियड में हो, मैं तुम्हें ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तुम मेरी टीम के बाकी एम्प्लॉयज से काफी पीछे हो। अगर तुम ऐसे ही काम करते रहो तो मैं नहीं समझता कि तुम यहाँ ज्यादा दिन तक टिक पाओगे। अब रात होते ही सिन अपनी गर्लफ्रेंड सिम्मी के साथ डिनर पे आता है, लेकिन यहाँ एक अजीब सी डिस्टेंस महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे उनके बीच में एफर्ट्स की कमी है और यहीं से हमें एहसास होने लगता है कि शायद सिम्मी के लिए ये रिश्ता उतना गहरा नहीं है जितना सिन के लिए है। सिर्फ सिन ही था जो पूरी तरह से अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल रहा था, लेकिन सिम्मी का व्यवहार उसके साथ ऐसा था जैसे सिन उसके लिए सिर्फ एक ऑप्शन है, जबकि सिन उसे दिल से पसंद करता था। डिनर के दौरान सिन सिम्मी से कहता है कि मैं कल अपने टाउन जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगी? सिम्मी थोड़ा सा हिचकिचाकर कहती है मैं बहुत बिजी हूँ इसीलिए मैं नहीं आ सकती, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद वो कहती है कि ठीक है, मैं कल एयरपोर्ट पर तुमसे मिलने आ जाऊंगी। अगली सुबह सिन अपना सामान पैक कर रहा होता है और एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ता है। वहाँ वो काफी देर सिमी का इंतजार करता है, लेकिन वो नहीं आती। सिन उसे मैसेज करता है, कॉल करता है, लेकिन उसे तब एहसास होता है कि सिमी ने उसे ब्लॉक कर दिया है। ये देखकर सिन के दिल को बहुत दुख होता है। इसी दर्द के साथ रात को वो नशे की हालत में कंपनी के टीम डिनर वाले जगह पर पहुंचता है। वहाँ वो अपने बॉस के सामने खड़ा हो जाता है और कह देता है कि आपको मैं शुरुआत से ही पसंद नहीं हूँ ना? बॉस शांत चेहरे के साथ कहता है हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, तुम बाकी सबसे लेजी हो और तुम्हारा काम भी
बहुत पुअर है। ये सुनकर सिन का सब्र टूट जाता है। गुस्से में वो कहता है कि मैं आपसे भी और आपके बाकी सभी एम्प्लॉयज से बेहतर हूँ। मैं जितनी मेहनत करता हूँ यहाँ कोई नहीं करता। सिन की बात सुनकर बॉस उसे एक चैलेंज करते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम वाकई उनसे बेहतर हो तो 1 साल के अंदर 1000 इंश्योरेंस पॉलिसी बेच कर दिखाओ। अगर तुमने ये कर दिखाया तो मैं कंपनी से रिजाइन कर दूंगा, लेकिन अगर तुम हारे तो तुम्हें मेरे सामने घुटनों के बल गिरकर माफी मांगनी होगी। गुस्से में सिन बिना सोचे समझे चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन 1 साल में 1000 पॉलिसी बेचना ये किसी के लिए भी लगभग नामुमकिन था। इतना सब कहकर बॉस वहाँ से उठकर बाहर चले जाते हैं। उन्हें जाते देख बाकी के एम्प्लॉयज भी उनके पीछे जाते हैं। सबके चले जाने के बाद वहाँ सिर्फ सिन ही रह जाता है। तभी एक वेटर आता है और उसे बिल दे देता है। आज के पूरे डिनर का बिल सिन को भारी पड़ता है। उदास और निराश सिन आखिरकार घर लौट जाता है। आज उसे अपनी दादी की याद बहुत आने लगती है। वो खुद को अंदर से पूरी तरह से अकेला महसूस करता है। नशे की हालत में कब उसकी आंख लग जाती है उसे खुद पता नहीं चलता, और जब अगली सुबह उसकी आंख खुलती है तो वो हैरान रह जाता है, क्योंकि वो अपने होम टाउन में होता है। सिन को कुछ भी समझ नहीं आता कि वो यहाँ पर कैसे आया। इसी दौरान हमें एक बात पता चलती है कि सिन ने अपनी दादी से झूठ कहा था कि सिटी में मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, कंपनी भी मुझसे बहुत खुश है और मुझे फॉरेन भेजने वाली है। पर असल में सब कुछ इसका उल्टा था। लेकिन दादी ने उसकी बातों पर यकीन कर लिया था और अपने आसपास के सभी दोस्तों से अपने पोते के प्रमोशन के बारे में बड़े प्राउडली बात कर रही होती है। सिन उनसे पूछता है कि मैं यहाँ कैसे आया, लेकिन दादी कहती है कि मुझे नहीं पता तुम यहाँ कैसे आ गए। तभी सिन बाथरूम में शावर लेने जाता है। इसी बीच दादी उसके कपड़े छुपा देती है। ये देखकर पता चलता है कि दादी और पोते का रिश्ता कितना फ्रेंडली और ओपन है। अब जब सिन अपने कपड़े ढूंढने लगता तो उसे वहाँ अपने कपड़े नहीं मिलते। मजबूरन उसे बाथरूम का कॉटन लपेटकर बाहर आना पड़ता है। अब सिन अपना सूटकेस उठाता है और घर से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक लड़की वहाँ आ जाती है। सिन को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो कौन है। वो एकदम शॉक्ड होता है। लड़की उसे ऐसी हालत में देखकर तुरंत उसकी फोटो क्लिक कर लेती है और अचानक उसे चोर कहते हुए दादी को आवाज देने लगती है। ये सुनकर दादी तुरंत बाहर आती है। जब उन्हें पता चलता है कि सिन घर से भागने की कोशिश कर रहा था तो वो उसे रस्सी से बांध देती है। सिन उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि दादी मुझे इस साल किसी भी हालत में 1000 इंश्योरेंस पॉलिसी बेचनी है, वरना मेरी इज्जत चली जाएगी। लेकिन दादी तो उसे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो कहती है कि तुम पिछले 2 सालों से घर नहीं आए हो, यहाँ तक कि तुम कभी गांव के स्प्रिंग फेस्टिवल में भी नहीं आए हो, और अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। ये बात सुनकर सिन बिल्कुल चुप हो जाता है। अब लंच के दौरान सो उसे कैजुअली कहती है कि तुम तुम्हारे होम टाउन में भी अपना इंश्योरेंस का काम कर सकते हो। इस काम में ह्यूमन रिलेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। फिर वो कहती है कि टाउन में 40,000 से भी ज्यादा लोग रहते हैं और उनमें से आधे लोगों को तो तुम्हारी दादी अच्छे से जानती है। अगर मैं तुम्हारी मदद करूं तो तुम्हारा टारगेट जल्दी पूरा हो सकता है। थोड़ी देर बाद सो अपने प्रॉमिस पर काम करते हुए सिन के लिए उसका पहला क्लाइंट लेकर आती है। वो कहती है इस क्लाइंट का काम न्यू है और ये टाउन का सबसे अमीर आदमी है। इसका एक वेयर हाउस भी है जहाँ वो इलीगल काम करता है। तभी अचानक सिन लड़की की तरफ देखकर कहता है कि तुम सो हो ना। ये सुनकर लड़की थोड़ा हैरान हो जाती है और हल्की सी स्माइल के साथ कहती है कि आखिर तुमने मुझे पहचान ही लिया। मुझे लगा था कि तुम मुझे पूरी तरह से भूल चुके हो। सिन कहता है कि भला मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। इतने सालों में मैंने तुम्हें कितना मिस किया, तुम्हें इसका कोई अंदाजा भी नहीं है। उसकी ये बात सुनकर सो भी बड़े ही रोमांटिक होकर कहती है कि मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। तभी सिन कहता है कि तुम इस तरह क्यों कह रही हो, मैं बस तुम्हें अपनी बहन की तरह सोचता हूँ और मैंने तुम्हें मिस इसीलिए किया क्योंकि तुम मुझे बिना बताए तुरंत अपने घर के लिए निकल गई थी। मुझे तो बस थोड़ी सी ही देर हुई थी और तुमने तो तब कहा था कि तुम्हें कोई इलनेस है, पर देखो तुम तो यहाँ एकदम मस्त घर में इधर उधर घूम रही हो। उसकी ये सब बातें सुनकर सो का दिमाग खराब हो जाता है। उसे काफी बुरा भी लगता है। वो वहाँ से उठकर जाने लगती है, पर तभी अचानक वो वापस आकर उस पर हमला कर देती है। आज की रात काफी समय के बाद सिन अपनी
अपनी दादी के साथ बैठा होता है। वो दोनों साथ में एक दूसरे से लेट नाइट बात करने लगते हैं। सिन दादी से नरमी से कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए दादी, मैंने आपको बहुत दुख दिया है। दादी उसकी बात सुनकर थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है और कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है सिन, मैं ही तुम्हें एक अच्छी जिंदगी देने में नाकाम रही। अगले दिन सो सिन को लेकर न्यू के वेयर हाउस पहुँचती है। वहाँ पहुँचने से पहले ही दोनों देखते हैं कि एक सिक्योरिटी गार्ड एक लड़की को धक्का देकर बाहर निकाल रहा होता है। उस लड़के का नाम झा होता है। सिन और शो ये सब देखकर समझ जाते हैं कि न्यू सच में इलीगल काम करता है। उस वेयर हाउस के अंदर सिर्फ नकली शराब बनाई जाती है, बल्कि वहाँ गैम्बलिंग का काम भी चल रहा होता है। अब सिन और शो न्यू के ऑफिस में उससे मिलने जाते हैं और ये देखकर हमें भी हैरानी होती है कि न्यू कोई और नहीं बल्कि सिन का बचपन का क्लासमेट है। सिन उसे इंश्योरेंस लेने के लिए समझाता है, लेकिन न्यू उससे बदतमीजी से मना कर देता है। वक्त के साथ उसके पास पैसा तो आता गया, पर उसके साथ घमंड भी आ गया था। न्यू अपने 2 आदमियों को बुलाता है ताकि सिन और सो को वहाँ से निकलवा सके, पर तभी ट्विस्ट आता है। जो 2 गार्ड्स आते हैं वो भी सिन के पुराने स्कूल के दोस्त होते हैं। तीनों एक दूसरे को देखकर खुश हो जाते हैं, पर सिन और सो को वहाँ से खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। वापस जाते वक्त उनकी मुलाकात एक प्यारी सी लेडी से होती है जिसका नाम मैरी होता है। मैरी एक डेफ लेडी होती है और उसकी सिन से मुलाकात आज कई सालों बाद होती है। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। मैरी उन्हें अपने साथ स्पा पार्लर लेकर जाती है जहां वो उनके लिए कुछ अच्छा बनाती है, उनकी मेहमान नवाजी करती है। पर तभी वहां एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है। ये वही लड़का था जिसे वेयर हाउस से धक्के मारकर निकाला गया था और अब पता चलता है कि झा और मैरी सिबलिंग्स हैं। उनकी मॉम डैड की मौत कई सालों पहले हो चुकी थी और तब से मैरी ने ही झा को संभाला था। पर प्रॉब्लम ये थी कि झा को गैम्बलिंग्स की बुरी आदत लग चुकी थी। वो रोज की तरह आज भी अपनी बड़ी बहन से उसके कमाए हुए पैसे मांगता है। जाते जाते वो मैरी से कह जाता है कि तुम्हारा ये पार्लर और घर बेच दो और उसे जितने भी पैसे मिलेंगे वो आपस में बराबर बांट लेंगे और इसके बाद हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं रहेगा। अब कुछ वक्त बाद जब सो और सिन टाउन में घूम रहे होते हैं तो सो को जोर से भूख लग जाती है, इसीलिए वो दोनों एक पास में ही नूडल शॉप में जाते हैं। वहाँ दोनों अपने लिए 2 नूडल कप ऑर्डर करते हैं और आराम से बैठकर खाने लगते हैं। तभी अचानक सो सिन की तरफ देखती है और कहती है, तुम मुझे ऐसे टच क्यों कर रहे हो? सिन हैरान होकर कहता है कि मैंने तुम्हें कब टच किया? मैंने तो तुम्हें छुआ भी नहीं। मगर थोड़ी देर बाद फिर सो को ऐसा लगता है जैसे सिन उसे टच कर रहा है। ये देखकर सो उसे कहती है कि अब हम बच्चे नहीं रहे, अब हम अडल्ट हो चुके हैं। अगर तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए तो सीधे सीधे क्यों नहीं कहते? तभी उसकी नजर जाती है सिन के हाथों पर जो सिर्फ नूडल कप पकड़े हुए थे, मतलब उसे कोई और छू रहा था। तभी कैमरा शिफ्ट होता है एक छोटी सी लड़की की तरफ। उसका नाम मूमू होता है और वो लड़की सो को छू रही होती है। अचानक से मूमू सो को मम्मी कहकर बुलाने लगती है। ये सुनकर सिन चौंक जाता है। वो कहता है, वाह भाई, तुम्हारी शादी भी हो गई है और तुमने मुझे बताया तक नहीं। और उसे भी ज्यादा हैरानी तब होती है जब मूमू सिन को पापा कहकर बुलाती है। मूमू कहती है कि पापा मम्मी मुझे भी नूडल्स खाने हैं। ये सुनकर सो के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। उसे ये अच्छा लगता है कि मूमू ने उसे पापा और मम्मी कहकर बुलाया, इसीलिए वो उसे अपनी तरफ से नूडल खिलाने लगती है। खाना खत्म होने के बाद वो दोनों मूमू को लेकर पुलिस स्टेशन जाते हैं ताकि उनके रियल पेरेंट्स का पता लगा सके। लेकिन जब वो स्टेशन पहुंचते हैं तो वहाँ लोगों की काफी भीड़ होती है और वेट करते करते उन्हें रात हो जाती है। जब फाइनली उनकी बारी आती है तो मूमू ऑफिसर के सामने खुद ही कह देती है कि ये मेरे मम्मी पापा हैं। ऑफिसर थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है और पूछती है, आप दोनों की शादी को कितने साल हो गए? मूमू तुरंत बोलती है कि मेरे मॉम और डैड के बीच एक छोटा सा झगड़ा हो गया है। सिन तुरंत उसे रोकता है और कहता है कि कुछ भी अनाप शनाप मत कहो प्यारी बच्ची। लेकिन तभी सो सिन से कहती है, मूमू के डैड, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमारे बीच बस एक छोटा सा झगड़ा ही तो हुआ है, इसमें आप हमारी बच्ची पर क्यों इतना गुस्सा
कर रहे हो। सिन उन दोनों की बातें सुनकर बिल्कुल हक्का बक्का हो जाता है। मोमो के गलत इन्फॉर्मेशन देने की वजह से उनका काम पुलिस स्टेशन में नहीं हो पाता, इसलिए सिन और सो उसे घर ले आते हैं। घर आने के बाद दादी मोमो के लिए नूडल्स बनाती है और वहीं दादी से उन्हें एक शॉकिंग बात पता चलती है कि मोमो यही टाउन की लोकल लड़की है। दरअसल मोमो एक मेंटली इल आदमी की बेटी होती है। कई साल पहले ही उसकी मॉम की डेथ हो चुकी है और उसकी डेथ ने उसके डैड को इतना बड़ा सदमा दिया कि उन्होंने अपनी मेंटल बैलेंस ही खो दी। अब उसकी फैमिली में सिर्फ 2 ही लोग बचे हैं, मोमो और उसके मेंटली डिसेबल फादर। पर उनकी गरीबी और उसके डैड की बीमारी के चलते मोमो की जिंदगी काफी मुश्किल हो गई है। वो अक्सर लोगों से मांग कर अपना पेट भरती है। दादी मोमो से कहती है कि अब रात काफी हो चुकी है बेटा, आज हमारे साथ ही रुक जाओ। अगली सुबह जब सेन, सो और मोमो साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तभी मोमो उसे कहती है कि दादी ने मुझे खाना खिलाया तो मुझे भी उनके लिए कुछ करना चाहिए ना। ये कहकर मोमो उन्हें न्यू के एक सीक्रेट के बारे में बताती है। वो कहती है कि न्यू एक लड़की को बहुत पसंद करता है, उसका नाम है रेन। रेन एक लोकल बैंक में काम करती है और न्यू उसे 2 साल से सीक्रेटली पसंद करता है। वो बताती है कि पिछले 2 साल से न्यू रेन के घर के सामने एक दीवार बना रहा है, पर वो दीवार सिर्फ एक बहाना है। असल में वो सिर्फ रेन को रोज देखने के लिए वहाँ काम करता रहता है। मोमो से ये सीक्रेट जानने के बाद सेन और सो तुरंत न्यू से मिलने आते हैं। न्यू को जैसे ही पता चलता है कि उसका राज सबको पता चल गया है, तो वो सेन और सो से एक डील करता है। वो कहता है कि मैं रेन से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं उसके सामने जाकर अपने दिल की बात कह सकूं। अगर तुम दोनों मेरी हेल्प करो और रेन तक मेरा प्यार पहुंचाओ, तो मैं ना सिर्फ अपने बल्कि पूरे 34 एम्प्लॉयज का इंश्योरेंस तुमसे खरीद लूंगा। सेन के लिए ये नंबर काफी बड़ा होता है, इसीलिए वो तुरंत इस डील को एक्सेप्ट कर लेता है। अब सो और सेन रेन पर नजर रखने लगते हैं ताकि उन्हें उसके बारे में हर छोटी छोटी बात पता चल सके। वो देखते हैं कि रेन एक कॉन्सर्ट हॉल के बाहर टिकट के लिए लाइन में खड़ी होती है, पर बदकिस्मती से सारे टिकट सोल्ड हो जाते हैं और रेन को खाली हाथ वापस जाना पड़ता है। तभी सेन और सो देखते हैं कि सो की आंट मिसेस लो वहाँ मौजूद है। उनके पास 2 एक्स्ट्रा टिकट होती है। सो उनसे रिक्वेस्ट करके वो टिकट ले लेती है। उन टिकट को न्यू को दे देता है। सेन कहता है कि ये टिकट रखो और रेन को कॉन्सर्ट दिखाने ले जाओ और उस दौरान उसे अपने दिल की बात कह देना। न्यू इतना खुश हो जाता है कि तुरंत सेन से अपना इंश्योरेंस खरीद लेता है। वो प्रॉमिस करता है कि काम पूरा होने के बाद वो अपने सभी एम्प्लॉयज के लिए भी इंश्योरेंस ले लेगा। उसी रात सो और सेन की दादी आपस में गॉसिप कर रहे होते हैं। आज की रात सो उनके घर ही रुकती है। तभी उन्हें बाहर से एक कुत्ते के रोने की आवाज आती है। वो सोचती है कि कोई कुत्ता रो रहा है, पर जब वो बाहर जाकर देखती है तो देखती है कि ये कोई कुत्ता नहीं बल्कि सेन है, जो अपने एक्स गर्लफ्रेंड की याद में रोता हुआ नजर आता है। सो उसे इस हालत में देखकर गुस्से से पागल हो जाती है। अगले दिन न्यू फाइनली हिम्मत जुटाकर रेन से मिलने जाता है। वो उसे कॉन्सर्ट का टिकट देता है, लेकिन रेन की आंखों में आंखें डालकर बात तक नहीं कर पाता, बस चुपचाप टिकट देकर वहाँ से भाग जाता है। अब रात होती है। न्यू कॉन्सर्ट हॉल के बाहर फ्लावर बुके लेकर रेन का इंतजार कर रहा था। वहाँ साइड में मोमो, सेन और सो भी चुपके से पूरी सिचुएशन देख रहे होते हैं। सो को शुरू हुए 1 घंटे से ज्यादा हो चुका था, पर रेन अब तक नहीं आई थी। न्यू के चेहरे पर उदासी साफ नजर आ रही थी। वो समझ चुका था कि शायद रेन नहीं आएगी, पर तभी एक पल के लिए वक्त थम जाता है। न्यू के सामने रेन खड़ी होती है। हम देख पाते हैं कि किसी वजह से रेन की आंखों में आंसू होते हैं। रेन धीरे से कहती है कि मुझे पता है न्यू, तुम मुझे पसंद करते हो, लेकिन टाउन के सभी लोग कहते हैं कि तुम एक अच्छे इंसान नहीं हो, पर मुझे पता है कि तुम दिल से बहुत अच्छे इंसान हो। मैंने देखा है, चाहे मौसम कितना भी खराब क्यों न हो, तुम हर दिन सिर्फ मुझे देखने के लिए मेरे घर के सामने खड़े रहते हो। तुम्हारा मेरे
मेरे लिए इंतजार करते हुए देख मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर जिस दिन तुम नहीं दिखते थे उस दिन मेरा दिन भी अधूरा लगता था। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ न्यू। रेन कहती है कि मेरे पेरेंट्स तुम्हारे काम की वजह से हमारे रिश्ते के खिलाफ है। मैं तुम्हें और इंतजार नहीं करवाना चाहती, इसीलिए ये हमारी पहली डेट होगी और आखिरी भी। न्यू को जब पता चलता है कि रेन भी उससे प्यार करती है, ये जान के वो बहुत खुश होता है, मानो उसे अपनी जिंदगी में दुनिया की सारी खुशियाँ मिल गई हो। पर उसे बहुत दुख भी होता है कि उसके इलीगल काम की वजह से उसके रिश्ते में रुकावट आ रही है। तभी अचानक वो रेन के पेरेंट्स से कहते हैं कि मुझे सिर्फ 10 मिनट दीजिए। ये कहकर वो तेजी से अपने वेयर हाउस की तरफ जाता है। वो वहाँ पहुंचकर एक बार भी बिना सोचे अपने वेयर हाउस को जला देता है। इसके बाद न्यू वापस रेन और उसके पेरेंट्स के पास लौट आता है। वहाँ सब लोग न्यू के वेयर हाउस को जलते हुए देख रहे होते हैं। न्यू रेन के पेरेंट्स से आंखों में आंखें डालकर कहता है कि मुझे पता है मेरे इलीगल काम की वजह से सिर्फ आप ही नहीं बल्कि पूरा टाउन मुझे बुरा इंसान समझता है, पर चाहे दुनिया मुझे नीची नजरों से देखे, मैं कभी भी मेरी वजह से रेन की इज्जत पर कोई दाग नहीं लगने दूंगा। मैं रेन से दिल से प्यार करता हूँ और मैं वादा करता हूँ कि मैं आपकी बेटी को हमेशा खुश रखूंगा। उसकी बातों से रेन का दिल भर जाता है और वो सबके सामने न्यू के साथ घुटनों पर बैठ जाती है और अपने पेरेंट्स से कहती है कि अब तक की मेरी जिंदगी में हर रास्ता आपने ही दिखाया, गलत या सही सब कुछ आप पर छोड़ दिया, पर इस बार मुझे अपनी किस्मत खुद चुनने का एक मौका दीजिए, बस एक बार। उन दोनों इस सच्चे प्यार को देखकर रेन के पेरेंट्स का दिल पिघल जाता है और वो दोनों के रिश्ते को खुशी खुशी ग्रीन सिग्नल दे देते हैं। उस वक्त सो सेन को बड़े ही प्यार भरे नजरों से देख रही होती है। शायद उसके दिल में भी यही ख्याल था कि काश एक दिन सेन भी मुझे इसी तरह प्यार करे। अगले दिन सो सेन को अपनी आंट मिस लो के पास इंश्योरेंस भिजवाने लेकर आती है। इस दौरान एक अजीब सा आदमी वहाँ आ जाता है जिसका नाम ली है और ये और कोई नहीं बल्कि मोमू के फादर होते हैं, जिनके बारे में हमने पहले सुना था। वो थोड़ा मेंटली अनस्टेबल होता है। ली अपने साथ गोट के वेस्ट की एक टोकरी लाता है और उसे मिस लू को पैसों के बदले देने लगता है। वो कहता है कि अब मेरे पास पैसा है, अब मैं मोमू के पढ़ाई के खर्चा उठा सकता हूँ, पर मिस लू उसे समझाती है कि मोमू अभी स्कूल जाने के लायक नहीं है, थोड़ा इंतजार करो। इसके बाद हम मिस मैरी को देखते हैं। वो एक कस्टमर का फुट मेजर कर रही होती है। हमें पता चलता है कि उस आदमी को मैरी पसंद करती है और वो भी उसे पसंद करता है। वो आदमी एक गिफ्ट लेकर आता है, पर मैरी उसे लेने से मना कर देती है। उसे लगता है कि वो बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन वो आदमी हमेशा की तरह मुस्कुराता है और कहता है कि इतना महंगा भी नहीं है, ये तो बस एक छोटा सा गिफ्ट है तुम्हारे लिए। पर तभी अचानक जहाँ वहाँ पर आ जाता है और पार्लर में तोड़फोड़ करना शुरू कर देता है। ये सब देखकर वो आदमी गुस्सा हो जाता है और जहाँ पर चिल्लाता है। वो कहता है कि तुम्हारी सिस्टर इतनी मेहनत करती है, तुम्हारा खर्चा उठाती है और तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब करते हुए। मिस मैरी तुरंत ड्रॉवर से कुछ पैसे निकालती है और जहाँ को दे देती है। ये वही पैसे होते हैं जिसे वो अपना महीने भर का खर्चा चलाती है। जहाँ बिना कुछ बोले पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। वहीं सिन भी बाहर खड़ा होकर ये सब देख रहा होता है। दूसरी तरफ सेन की दादी को एक पुरानी ऐसे मिलती है जो सेन ने बचपन में स्कूल के दौरान लिखी थी। वो सो से कहती है, सेन ने इसे लिखकर स्कूल में फर्स्ट प्राइज जीता था, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, क्या तुम इसे मेरे लिए पढ़ोगी? सो ऐसे पढ़ने ही वाली थी कि तभी सेन नीचे से दादी को बुला लेता है। दादी के जाने के बाद सो ऐसे पढ़ती है। ऐसे में लिखा होता है कि जब मैं छोटा था मेरे मॉम मुझे छोड़कर चली गई, मुझे नहीं पता क्यों। मैं हमेशा अपने दोस्तों की मॉम्स को देखता था, वो उन्हें प्यार करती है, उनका ख्याल रखती है, उन्हें टेस्टी चीजें खिलाती है और मुझे ये सोचकर बुरा लगता है कि मेरी मॉम मेरे पास क्यों नहीं है। सो उस ऐसे को पढ़ती जाती है और उसकी आंखें नम हो जाती है। तभी दादी वापस आती है और सो को उसे पढ़कर सुनाने के लिए कहती है, लेकिन सो उन्हें वो असली ऐसे नहीं सुनाती बल्कि खुद एक
नई कहानी बनाकर कहती है कि इसमें लिखा है कि सिन अपनी दादी से बहुत प्यार करता है, उसे दादी के हाथ का खाना बहुत पसंद है। कभी कभी दादी उसे डांटती भी है, पर उनके डांट में भी प्यार नजर आता है। दादी ये सब सुनकर मुस्कुराने लगती है, उनकी आंखें खुशी से भर जाती है। दरअसल सो नहीं चाहती थी कि दादी को ऐसा लगे कि उनकी परवरिश में कोई कमी रह गई है। वो नहीं चाहती थी कि दादी अपने दिल में ये गलतफहमी लेकर आ जाए कि सिन के बचपन में उनका प्यार उसके लिए काफी नहीं था। अब रात होती है। सिन रेन के पास जाता है। रेन अपने और अपने भाई के लिए इंश्योरेंस लेने की बात करती है, पर सिन बार बार उसे टोकता है और कहता है कि एक बार और सोच लो। रेन हर महीने अपने भाई के लिविंग एक्सपेंसेस के लिए पैसे देती थी, इसीलिए सिन उसे बेहतर डिसीजन लेने को कहता है। अब सिन झा के पास उसका साइन लेने के लिए जाता है, लेकिन झा उसे फॉर्म पर साइन करने से साफ मना कर देता है। वो कहता है कि मुझे इन फालतू चीजों की जरूरत नहीं है, मेरी बहन के पास घर भी है और वो शॉप भी। मैं चाहता हूँ कि वो सब बेच दे और मुझे 50% कैश दे दे, उसके बाद हमारा कोई रिश्ता नहीं होगा। इतना ही नहीं, उसके दो दोस्त मैरी के पार्लर और उसकी बहन के बारे में भी बहुत ही गंदी बातें करते हैं। झा ये सब सुनकर गुस्से में आ जाता है और उन दोनों को पीटने लगता है। अगले दिन जब सिन और सो बाहर बैठकर बातें कर रहे होते हैं, सो देखती है कि गांव के लोग हाथों में लालटेन लेकर कहीं जा रहे हैं। वो सिन से पूछती है कि ये सब कहाँ जा रहे हैं। सिन बताता है कि गांव के लोगों का मानना है कि उस माउंटेन में एक लोकल लेजेंड रहता है। गांव के परिवारों के कुछ मेंबर्स वहां जाकर कभी वापस नहीं आए, उनकी आत्मा वहां फंस गई है, इसीलिए हर साल लोग लालटेन लेकर उन्हें ट्री पर बांधते हैं ताकि उनकी आत्मा रास्ता देखकर घर आ सके। तभी सिन को याद आता है कि दादी ने भी उसे कुछ लालटेन ले जाने को कहा था। वहीं दूसरी तरफ एक फीमेल पुलिस ऑफिसर आकर गांव वालों को मना करती है कि ट्रीज पर लालटेन मत बांधो। वो कहती है कि जंगल में आग लग सकती है, पर जंगल वाले उसे गुस्से में जवाब देते हैं। वो कहते हैं तो क्या हम अपने सालों पुराने ट्रेडिशन छोड़ दे, हम ऐसा बिल्कुल नहीं करने देंगे। तभी वहाँ से ना जाता है। वो ऑफिसर को क्लामली समझाता है कि ये हमारे गाँव की बहुत ही पुरानी ट्रेडिशन है, उसे यूं ही रोका नहीं जा सकता। लेकिन साथ ही वो ऑफिसर की बात का ख्याल रखते हुए गाँव वालों से कहता है कि ऑफिसर बिल्कुल सही कह रही है, पेड़ों पर लालटेन टांगेंगे तो जंगल में आग लग सकती है। और फिर वो एक बेहतरीन सोल्यूशन लेकर सबके सामने आता है। सिन उन्हें बैटरी से चलने वाली एक लालटेन देता है और कहता है कि अब से हम फायर वाली लालटेन के बजाय इस बैटरी वाले लालटेन का यूज करेंगे। गाँव वालों को उसकी बात में दम लगती है और वो सब उसका आइडिया मान लेते हैं। सिन पहले से ही सबके लिए बैटरी लालटेन लेकर आया होता है, जिसे वो गाँव वालों में बांट देता है। रास्ते में वापस आते वक्त अचानक हम सिमी को देखते हैं, जो सिन से मिलने उसके टाउन आ गई होती है। सिन उसे अचानक देखकर हैरान हो जाता है और उसी वक्त सो और मुमू उसे देखकर अपना मुंह बंद कर लेती हैं। सो को सिमी को देखना जरा भी पसंद नहीं आता। मुमू सब कुछ समझ जाती है, इसीलिए वो सिन और सिमी को सिन के घर ले जाने के बजाय सीधा अपने घर ले जाती है। यहाँ हम पहली बार मुमू का घर देख पाते हैं, जो एक पुरानी ब्रिज के नीचे होता है। मुमू उन्हें घर के बाहर चेयर पर बैठा देती है, लेकिन सिन के लिए रखी गई सीट पर सू खुद बैठ जाती है। वो नहीं चाहती थी कि सिन सिमी से अकेले बात करे। सिमी कहती है कि सिन तुम और कितनी देर तक यहाँ रहोगे, तुम्हें सिटी शिफ्ट हो जाना चाहिए। लेकिन उससे पहले कि सिन कुछ कह पाता, सो बीच में बोल पड़ती है। वो कहती है कि सिन की वर्किंग लाइफ यहाँ पर काफी अच्छी चल रही है, इसीलिए वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। ये बात सुनकर सिमी उसे जवाब देती है कि अगर तुम उसकी दोस्त हो तो तुम्हें उसके डिसीजन में इतना इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर सो को गुस्सा आ जाता है। वो तुरंत सिन से पूछती है कि सिन तुम ही बताओ, क्या हमारा रिश्ता सिर्फ दोस्त का है? सिन समझ जाता है कि अगर इस वक्त वो कुछ भी बोला तो वो दो नारियों के बीच फंस जाएगा, इसीलिए वो एक बहाना बनाता है और सीधे मुमू के पास चला जाता है। सो सिमी से पूछती है अगर तुम सिन को पसंद नहीं करती तो उसके साथ टाइम पास क्यों कर रही हो? सिमी शांति से उसके बात का जवाब देती है। वो कहती है कि मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं उसे देखना चाहती थी, और जब उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम इतना क्यों सोच रही हो? तभी सिन वहाँ आता है, हाथों में 2 नूडल्स बाउल लेकर। सो तुरंत उसे सीधा सवाल कर बैठती है कि क्या तुम अब भी सिमी को पसंद करते हो? लेकिन सिन इसका कोई जवाब नहीं देता। वो चुप रहता है और फिर सीधा मोमो
के घर चला जाता है। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन दोनों जेलस लड़कियां सो और सिमी अपनी जगह से हिलती तक नहीं है। वहीं बारिश में बैठकर भीगती रहती है। दोनों चुपचाप नूडल खाने लगती है। थोड़ी देर बाद सिन वापस आता है, लेकिन अम्ब्रेला लेकर वो सिमी के पास नहीं बल्कि सो के पास जाता है। वो पल सो के लिए बहुत कुछ कह जाता है। उस रात सो को जरा भी नींद नहीं आती। उसे एक डर सता रहा होता है कि कहीं सिन दोबारा से उससे दूर न हो जाए। अगली सुबह सिमी सिन से गुड बाय कहकर वापस चली जाती है। सिमी के जाने के बाद सो को अंदर से थोड़ा हल्का महसूस होता है। अब वक्त गुजरता है और हमेशा की तरह सो सिन के लिए नए क्लाइंट्स ढूंढने में मदद करती है। कई बार दोनों एक साथ भी जाते हैं और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के साथ और ज्यादा वक्त बिताने लगते हैं। एक रात डिनर का वक्त हो चुका था, लेकिन अभी तक सिन काम से घर नहीं आया होता है। सो को चिंता होने लगती है, पर मोमो उसे समझाती है कि इतना टेंशन मत लो मॉम, डैड आ जाएंगे। वहीं सिन की दादी सो को अपने पोते की फिक्र करते हुए देख लेती है। उन्हें सो को उसकी फिक्र करते हुए देखकर बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी देर बाद सब लोग सिन, सो, मोमो और दादी एक साथ डिनर करने बैठ जाते हैं। डिनर के दौरान दादी प्यार से सो से कहती है कि तुम मेरी ग्रैंड डॉटर जैसी हो, तुम जितना चाहो आज उतना खा सकती हो। लेकिन तभी सो उनसे कहती है कि मुझे आपकी ग्रैंड डॉटर नहीं बनना। दादी उसकी आंखों में देखती है और सब कुछ समझ जाती है। वो प्यार भरी मुस्कान से कहती है कि ठीक है, लेकिन तुम मुझे अब से ग्रैंड माँ कह सकती हो। ये सुनकर सो के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, पर बेचारे सेन को तो कुछ समझ ही नहीं आता कि आखिर ये इस बात से इतना क्यों खुश हो रही है। वो छोटी मोमो से भी पूछता है, पर वो सिर्फ मुस्कुराकर चुप रह जाती है और कुछ नहीं बताती। अब कहानी दूसरी तरफ मोड़ लेती है। हम देखते हैं मोमो के डैड मिस्टर ली को, जो एक सुनसान जगह पर कचरे के डब्बे से बचे हुए खाना निकाल कर खा रहे होते हैं। तभी वहाँ जहाँ आता है वो मिस्टर ली के पास बैठ जाता है और उन्हें कुछ अच्छा खाने को देता है। इसी दौरान दोनों के बीच एक गहरी बातचीत होती है। मिस्टर ली कहते हैं, जब मैं शहर जाकर काम करता था और हर महीने अपने घर पैसे भेजता था, तब मैं सबके लिए बहुत अच्छा था, पर जैसे ही मेरी कंपनी बंद हो गई, तब से मैं सबके लिए एक बोझ बन गया हूँ, जैसे कि तुम हो अपनी बेटी के लिए एक बर्डन। अब सीन शिफ्ट होती है कुछ दिनों के बाद। आज मिस मैरी की शादी होती है। सब लोग तैयारियों में लगे होते हैं, लेकिन मैरी का चेहरा थोड़ा उदास सा लग रहा होता है। वो बार बार हॉल के दरवाजे की तरफ देखती है, क्योंकि उसे इंतजार था अपने भाई का। पर वक्त बीतता जाता है, शादी शुरू होने वाली होती है, लेकिन उसका भाई वहाँ नहीं आता। तभी हम देखते हैं झांस शादी हॉल के बाहर तक आ चुका होता है, पर वो अंदर नहीं जाता, बस चुपचाप दरवाजे के पास खड़ा रहता है। वहीं दूसरी तरफ सिन अपनी दादी को फोन करता है। वो कहता है कि दादी, आप अभी तक कहाँ हो? वेडिंग स्टार्ट हो गई है। लेकिन उसकी दादी उस वक्त किसी काम से बैंक गई होती है। तभी एक और शॉकिंग सीन सामने आता है। मिस्टर ली बैंक के अंदर जाकर वहाँ के स्टाफ से कहता है कि मुझे अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए, प्लीज मेरी मदद कीजिए। पर जब कोई उसकी बात नहीं मानता तो वो अपने कोट से अचानक से कुल्हाड़ी निकाल लेते हैं और सबको डराकर चिल्लाने लगते हैं। लोग घबरा जाते हैं, लोगों में भागा दौड़ी मच जाती है। वहाँ रेन, जो बैंक के पास ही होती है, दौड़कर अंदर जाती है। वो मिस्टर ली को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तभी गलती से उसकी कुल्हाड़ी रेन पर लग जाती है और वो जख्मी हो जाती है। इसी बीच पुलिस भी बैंक पहुँच जाती है। ये सब देखकर मिस्टर ली बिल्कुल ही डर जाता है और फिर सबके सामने वो उसी कुल्हाड़ी से खुद की जान ले लेता है। और इसी तरह कुछ दिन और गुजर जाते हैं। मिस्टर ली के डेथ के बाद सो और सेन मिलकर मोमो को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, पर दोनों ही गवर्नमेंट की तरफ से अडॉप्शन के लिए एलिजिबल नहीं थे। इस वजह से छोटी सी मोमो को मजबूरन एक चिल्ड्रन होम भेज दिया जाता है। दूसरी तरफ झा को एक दिन मैरी के शॉप और घर के डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। हमें यहाँ पता चलता है कि मैरी ने जाते जाते अपनी सारी प्रॉपर्टी, शॉप और घर सब कुछ झा के नाम कर दिया है। झा वो पेपर्स हाथ में लेकर अपनी दीदी को याद
करते हुए रोने लगता है। उसे यहाँ एहसास होता है कि उसने अपनी बहन के साथ कितना बुरा व्यवहार किया और फिर भी उसकी बहन ने उसके लिए उससे कभी नफरत नहीं की। वो दर्द में डूबकर अपने पास्ट डिसीजन पर पछता रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ रेन हॉस्पिटल में एडमिट होती है। उसकी जान को तो कोई खतरा नहीं होता, पर उसे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के वजह से उसके चेहरे पर एक गहरा स्कार बन जाता है। रेन को डर होता है। वो सोचती है कि कहीं उसका प्यार उस स्कार के सामने हार न मान ले, लेकिन न्यू का प्यार सच्चा था। उसने रेन से वादा किया था कि वो उसे हर हाल में अपनाएगा और वो अपना वादा निभाता भी है। एक दिन जब सिन ऊपर अपने रूम में कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स देख रहा होता है, तभी उसे नीचे से कुछ गिरने की आवाज आती है। वो घबरा के नीचे भागता है और देखता है उसकी दादी जमीन पर बेहोश पड़ी होती है। सीन यहीं कट हो जाता है और अगली सुबह हमें दिखाया जाता है सिन अपनी दादी को हॉस्पिटल लेकर गया है। वहाँ डॉक्टर उसे बताते हैं कि दादी को लास्ट स्टेज कैंसर है और कैंसर इतना फैल चुका है कि अब सर्जरी का भी कोई फायदा नहीं है। सुनकर सिन एकदम खामोश हो जाता है। उसकी सांसें जैसे रुक सी गई हो। वो लड़का जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ अपनी दादी के साथ बिताई है, आज उसे पता चलता है कि उसकी पूरी दुनिया ही उससे छीनने वाली है। जो हर खुशी हर दुख में उसके साथ थी, अब उसके जीवन से हमेशा के लिए जाने वाली थी। और तभी एक फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि दादी को अपने कैंसर के बारे में पहले से पता था। एक दिन वो अकेली हॉस्पिटल गई थी। वहाँ डॉक्टर ने उनको स्कैन किया था और बताया था कि उनका कैंसर अब लास्ट स्टेज पर पहुंच चुका है। दादी के पास अब जीने के लिए ज्यादा वक्त नहीं बचा था, इसलिए डॉक्टर ने उन्हें सलाह दी थी कि वो जल्द से जल्द अपनी फैमिली को सब कुछ बता दे। ये सुनते ही दादी को एक बहुत बड़ा शॉक लगता है। वो कुछ देर के लिए बिल्कुल सुन हो जाती है। दरअसल दादी को अपनी मौत का डर नहीं था। उन्हें डर था तो सिर्फ इस बात का कि उनके बाद उनका पोता सिन इस दुनिया में बिल्कुल अकेला हो जाएगा। उस दिन दादी अपनी शॉप पर चुपचाप बैठी होती है। उनका मन किसी गहरी सोच में डूबा होता है। तभी वहाँ ली आता है। वो मुस्कुराते हुए कहता है कि जल्दी ही ऑटम का सीजन आ रहा है। ऐसे वक्त में तो सारी फैमिली को एक साथ होना चाहिए। ये बात दादी के दिल में उतर जाती है। उन्हें महसूस होता है कि अब वक्त आ गया है सिन को वापस घर लाने का। उसी दिन दादी अपनी मिनी ट्रैकर निकालती है और उसी वक्त सिन की तरफ निकल पड़ती है सिन को लेने के लिए। रास्ता लंबा लंबा होता है, लेकिन दादी रुकती नहीं और आखिरकार वो सिन के अपार्टमेंट तक पहुंच जाती है। जब वो अंदर जाती है तो देखती है कि सिन नशे में धुत होता है। उसकी आंखें लाल, चेहरा उदास होता है और उस हाल में वो कहता है कि दादी, मैंने आपसे झूठ बोला था। मेरी लाइफ शहर में बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं एक अच्छा पोता नहीं बन सका। दादी उसकी बात सुनकर कुछ नहीं कहती। बिना कुछ बोले वो उसे अपने कंधे पर उठाकर नीचे ले आती है और ये वही दिन था जहाँ हमने देखा था सिन अचानक से अपने गांव आ गया था। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि सिन दादी के पास बैठा होता है। उसकी खुद की भी हालत बहुत खराब हो चुकी होती है और दादी की कंडीशन यहाँ बहुत क्रिटिकल होती है। डॉक्टर सिन से कहते हैं कि पेशेंट के पास पूरा अधिकार है कि वो अपने दर्द से फ्री हो सके, इसीलिए अब आपको एक फैसला लेना ही होगा। सिन और सो दादी को डिस्चार्ज करवा के घर ले आते हैं और उसका ख्याल रखने लगते हैं। लेकिन कुछ ही दिन बाद, जैसा कि होने वाला था, दादी अपने प्यारे पोते सिन को हमेशा के लिए छोड़कर इस दुनिया से चली जाती है। अब सिन पूरी दुनिया में बिल्कुल अकेला हो चुका था। अब उसके पास ऐसा कोई भी नहीं बचा था जिसे वो अपना कह सके। दादी के मौत के बाद उस पर बहुत गहरा असर पड़ता है। कुछ दिन बाद टॉन के एक पुराने रिवाज के मुताबिक सिन एक लालटेन लेकर माउंटेन की तरफ जाता है। ठंडी हवाओं और उदासी भरे आसमान के बीच वो चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि दादी, आप बहुत बुरी हैं। आपने अपनी पूरी जिंदगी मेरे लिए कुर्बान कर दी। सिर्फ आपने मुझे एक अच्छी लाइफ देने के लिए हर दर्द सहा, पर जब आप खुद बीमार थी तो आपने मुझे बताया तक नहीं। सच में दादी, आप बहुत बुरी हैं। इतना कहकर सिन की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो टूटकर जोर जोर से रोने लगता है। तभी कुछ देर बाद हम देखते हैं कि सो सिन के लिए एक ब्लैंकेट लेकर वहाँ पहुँचती है। वो चुपचाप उसके पास बैठ जाती है और उस ठंडी रात में उसके साथ रुक जाती है। अब दिन बीत
बीतने लगते हैं, पर सिन अपने दर्द में पूरी तरह से खो चुका था। ना उसे भूख लगती, ना प्यास लगती, ना किसी से वो बात करता था, ना ही घर से बाहर निकलता था। वो बस अपने कमरे में बंद रहता था और पहले जैसे मुस्कुराना तो जैसे वो भूल ही चुका था। सो को उसकी इस हालत की बहुत चिंता होती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो क्या करे जिससे सिन इस दर्द से बाहर आ सके। अब सो हर रोज उसके लिए खाना बनाकर लाया करती थी, पर सिन उसके खाने को छूता तक नहीं था और इसी तरह वक्त बीतता जाता है। अब सर्दियों का मौसम खत्म होने को था। एक दिन सो फिर से सिन से मिलने आती है, पर इस बार उसके चेहरे पर कुछ अलग बात थी। वो कहती है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है, लेकिन वो ये बात सिन के आंखों में आंखें डालकर नहीं कह सकती थी। इसीलिए वो उसके गेट के बाहर ही रहकर कहती है कि जैसा कि मैंने तुमसे पहले कहा था सिन, मुझे एक लाइलाज बीमारी है और कुछ ही दिनों में मेरी आखिरी सर्जरी होने वाली है, इसीलिए मुझे वापस शहर लौटना पड़ेगा। पर डॉक्टर के हिसाब से इस बार सर्जरी के बाद भी जिंदा रहने की उम्मीद बहुत कम है। यही हमें पता चलता है कि जब सो की मॉम को ये बात पता चली थी कि उसकी बेटी के पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा, तो उन्होंने कहा था कि सो अपने आखिरी वक्त में जो मर्जी चाहे वो कर सकती हो। उसे अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने का पूरा हक है। और तभी सो ने फैसला किया कि वो अपने बचपन के प्यार सिन से आखिरी बार मिलने उसके टाउन जाएगी। सो फिर सिन से कहती है कि मुझे दादी से पता चला कि जब बचपन में मैं जा रही थी तुम मुझे गुड बाय कहने क्यों नहीं आ पाए थे, लेकिन मुझे अब समझ आया कि उस रात तुम मेरे लिए फायरफ्लाइज लेने गए थे और उस वजह से तुम्हारी तबीयत भी इतनी खराब हो गई थी। वो कहती है कि ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई सिन, मैं उस डब्बे को तुम्हारी याद में उसे अपने साथ लेकर जा रही हूँ। अगर जिंदा बचूंगी तो मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगी। मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ हर पल जीना चाहती हूँ, पर मुझे डर है कि मेरा ये सपना सिर्फ एक सपना न बनकर रह जाए। सो अपनी रोती हुई आंखों के साथ सिन से एक वादा मांगती है कि सिन मुझसे एक वादा करो कि मेरे जाने के बाद तुम अपना पूरा ख्याल रखोगे और कभी भी मुझे ढूंढने के लिए शहर नहीं आओगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरी मौत की बात सुनकर तुम और ज्यादा टूट जाओ। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें और तकलीफ हो। यहाँ वो बहुत रोती है। सिन उसकी हर कही बात पर हामी भरता है। अब इसी तरह कुछ वक्त और बीत जाता है। हम देख पाते हैं सिन अब शहर वापस आ चुका है। उसने सो की मदद से एक साल में 1000 इंश्योरेंस बेचने का टारगेट पूरा कर लिया होता है, जिससे उसे नौकरी में प्रमोशन भी मिल जाती है। हम देख पाते हैं कि सिन अक्सर एक कैफे में आया करता था। एक दिन सर्दी का सीजन खत्म होकर गर्मी आने की खुशी में कैफे पर फ्री केक बांटने जा रहा होता है। गर्मी का नाम सुनकर सिन को अपने गाँव और दादी की याद आ जाती है। वो तुरंत उसी दिन बस से अपने गाँव आ जाता है। वो घर के बाहर बैठकर एक टेप रिकॉर्डर को देख रहा होता है। वो टेप रिकॉर्डर वही था जो कभी सो ने सिन की दादी को दिया था और जाने से पहले दादी ने उसी रिकॉर्डर में सिन के लिए कुछ बातें छोड़ी थी। सिन उस टेप रिकॉर्डर को प्ले करता है जहां उसकी दादी कह रही होती है कि सिन अपना ध्यान रखना और अगर जिंदगी में कभी तुम्हारी मॉम तुम्हें अपनाने के लिए वापस आए तो उन्हें मना मत करना, उन्हें पूरे दिल के साथ अपना लेना। अगले दिन सिन चिल्ड्रन होम जाता है जहाँ मोमू रहती थी। वहाँ उस दिन स्पोर्ट्स डे चल रहा होता है। जैसे ही मोमू की नजर सिन पर पड़ती है वो दौड़ते हुए आकर उसे गले लगा लेती है, पर उसकी आंखों में सिर्फ प्यार नहीं गुस्सा भी होता है, क्योंकि इतने वक्त बाद उन दोनों में से कोई भी उससे मिलने नहीं आया था। मोमू रोने लगती है और कहती है कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने पापा और मम्मी के साथ रहना है, यानी सिन और सो के साथ। सिन उसे एक वादा करता है कि वो सो को वापस लेकर आएगा और इस वादे के साथ ही वो सो से किया हुआ वादा तोड़ देता है। सिन सीधा सो के घर जाता है। वहाँ उसकी मॉम से मिलती है और वो बताती है कि सो की सर्जरी के बाद उसने अपने आप को पेंटिंग बनाने में लगा दिया है, एक ऐसी पेंटिंग जिसे वो सालों से बना रही थी। सो की मॉम उसे कहती है कि सो ने कहा था कि उस पेंटिंग को सिर्फ सिन ही समझ सकता है। हम देख पाते हैं कि उस पेंटिंग में सिन और सो साइकिल में होते हैं। वो पेंटिंग उनके बचपन की उन हिस्सों की यादें होती है जिसे उन्होंने कभी साथ में बिताए
रहे थे। तभी अचानक सिन को पीछे से सो की आवाज सुनाई देती है। वो पलटकर देखता है और उसके सामने सो खड़ी होती है। हमें पता चलता है कि सर्जरी सक्सेसफुल हो चुकी थी और अब सो धीरे धीरे रिकवर कर रही होती है। दोनों एक दूसरे से दोबारा मिलकर बहुत खुश होते हैं। इसी तरह कुछ वक्त और बीतता है और हमें दिखाया जाता है कि सो और सिन की शादी हो चुकी है। वही सपना जो सो ने देखा था आखिरकार उसे किस्मत ने मिला ही दिया। शादी के बाद दोनों मोमो को गोद ले लेते हैं और उसकी एक छोटी सी फैमिली बन जाती है जहाँ सिर्फ प्यार होता है। और हर साल वो तीनों मिलकर समर वेकेशन में अपने गांव जाया करते हैं, वही गांव जहाँ से उनकी कहानी शुरू हुई। और इसी खुशी भरी यादों के साथ ये कहानी बिना कोई ट्रॉमा दिए एक अच्छी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलती हूँ किसी और इंटरेस्टिंग सी कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।